हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिविंग शिक्षक पर। मैं अब्दुल खालिद आज आपके लिए लेकर आया हूँ जामिया B.Ed 2020-21 के जीएस हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन पेपर जिसे हम सॉल्व करते हैं और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें पूछा गया है, इंडिया इज अ फेडरल स्टेट बिकॉज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। इंडिया एक फेडरल स्टेट है, जैसा कि हमने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखा था कि फेडरल स्ट्रक्चर कहते किसको है, फेडरल स्टेट कहते किसको है। तो हमें समझना होगा कि फेडरल स्टेट हम किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, फेडरल स्टेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो सबसे पहले हम समझें कि इसमें फेडरल स्टेट क्यों कहा गया। देखिए, डुअल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं है। इंडिया के अंदर डुअल सिटीजनशिप है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप। आपसे कभी पूछा जाएगा कि आपकी नागरिकता क्या है, तो आप कभी ये नहीं कहेंगे हम यूपी के हैं, आप कभी ये नहीं कहेंगे हम महाराष्ट्र के हैं। हमारी नागरिकता सिर्फ एक ही है, वो नागरिकता क्या है, हमारी भारतीय है, हम इंडियन हैं। तो हमारे यहाँ पास डुअल सिटीजनशिप नहीं है, इंडियन सिंगल सिटीजनशिप है। डुअल जुडिशरी भी नहीं है। इसके अलावा जो हमारा इंडिया का जो फेडरल स्टेट है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि फेडरल स्टेट उसको कहते हैं जिसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दो या दो से ज्यादा पावर में। दो या दो से ज्यादा पावर में जब सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं? फेडरल स्टेट कहते हैं। कैसे? देखिए, एक हमारी है सेंट्रल, एक है हमारी स्टेट। तो जब हमने सेंट्रल के सब्जेक्ट को अलग डिवाइड कर दिया, जैसे रेलवे है ना, रेलवे, स्टेट में रोडवेज को दे दिया, यानी कि जब सेंट्रल अपने सब्जेक्ट पे कोई कानून बनाएगी तो स्टेट उस पर कोई रोल प्ले नहीं करेगा, स्टेट कोई उस पर दखलंदाजी नहीं देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जब करेंसी पे कानून बनाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी उस पर दखलंदाजी नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इंडिया को फेडरल स्टेट कहा गया, क्योंकि यहां पर पावर को शेयर किया गया है। पावर को क्या करा गया? यहां पर शेयर करा गया है, ठीक है ना। तो शेयरिंग पावर्स बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, इसलिए हमारा इंडिया जो है वो क्या है? फेडरल स्टेट है, क्योंकि यहां पर पावर को क्या करा गया? शेयर किया गया है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर होगा शेयरिंग पावर्स बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। ठीक है, तो फेडरल स्टेट का मतलब यही होता है कि पावर को डिवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज कैन होल्ड ऑफिस अप टू द एज ऑफ। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो कितनी एज तक अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है? तो इसका सही आंसर है 65। इसका सही आंसर कितना है? 65। ठीक है, तो 65 इसका सही आंसर है, इसमें हम लगाएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है, और वो क्वेश्चन ये है कि हाई कोर्ट के जज कब तक होल्ड कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज तो 65 एज, हाई कोर्ट का जज 62। इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट के जज की एज कितनी होती है, तो आप क्या लिखेंगे? 62। क्लियर है? और सुप्रीम कोर्ट के जज 65। क्लियर? इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम हु इज द एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिव के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है ना? एग्जीक्यूटिव। तो इसका सही आंसर है लेजिस्लेचर, क्योंकि प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है, और इसके लिए लेजिस्लेचर ही वही लोग रेस्पॉन्सिबल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये पहले लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट टाइम भी हमने इसके साथ डिस्कस किया था, लास्ट क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। हाउ मेनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था जब हम 2022 और 23 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, और मैंने उसमें यह बताया भी था कि आपका शेड्यूल से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, और आपको यह भी बताया था कि किस शेड्यूल में कौन सी बातें कही गई हैं। ठीक है ना, उसमें 12th शेड्यूल हमने डिस्कस किया था, 9th शेड्यूल डिस्कस किया था, 10 किया था, 11 किया था।
ठीक है, तो इस फिर मैंने आपको एथ शेड्यूल भी बताया था कि एथ शेड्यूल का क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है कि एथ शेड्यूल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है का एथ शेड्यूल में कितनी भाषाओं पर डिस्कस किया गया है, कितनी भाषाओं को। तो सबसे पहले मैं समझना होगा कि एथ शेड्यूल में हमने लैंग्वेज को डिस्कस किया है, लेकिन कितनी लैंग्वेज को डिस्कस किया है? 22। क्लियर, 22 लैंग्वेज को डिस्कस किया है किसके साथ में? एथ शेड्यूल में। क्लियर, तो क्वेश्चन क्या आता है कि कभी कभी इसको उलट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 22 ऑफ इंडिया की जो लैंग्वेज है उनको किस शेड्यूल में डिस्कस किया गया था? आप लिखना है 8 शेड्यूल में। लेकिन 8 शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज को डिस्कस किया है? तो 22 लैंग्वेज को डिस्कस किया गया है। क्लियर, अब आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइड फॉर। 86 अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो किसके लिए आया है? तो जाहिर सी बात है हमें समझना होगा ये एक्ट आया था हमारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किसके लिए? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। क्लियर, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आया था 2002 में, और इसको हम कहते हैं राइट टू एक्ट और राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन इसको कहा भी गया। ठीक है, अब राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो किस आर्टिकल में आता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आता है 21A में। 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, और 21A क्या है? राइट टू एजुकेशन। क्लियर, राइट टू एजुकेशन। अब इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में क्या चीज प्रोवाइड की गई थी? तो आपके लिख रही फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब काफी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, और वो क्वेश्चन क्या बनेंगे कि किनको प्रोवाइड की गई थी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन? 6 से 14 साल के बच्चों को। ठीक है ना, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? इस एक्ट को क्या कहते हैं? राइट टू एजुकेशन। क्लियर, राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से यह आया था। इसके अलावा ये किस आर्टिकल में है? तो 21A। क्लियर, 21A में आर्टिकल में क्या कहा गया है? राइट टू एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया गया। किसके लिए? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। क्लियर, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का। अब क्वेश्चन क्या आता है कि किस डेट में प्रोवाइड की गई थी? डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपके लिखेंगे 12 दिसंबर 2002। 12 दिसंबर 2002 में इसको अमेंड किया गया था, इसको लाया गया था। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओल्डेस्ट वेदा इज। ओल्डेस्ट वेद कौन सा है हमारा? तो 4 वेद है हमारे। 4 वेद में हमारे जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है वो है ऋग्वेद। ठीक है ना, तो इस ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है, लेटर वेदिक पीरियड भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद ये, ठीक है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें से एक चीज मैं आपको बता दूं, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है उसमें डिस्कस किया गया बच्चों मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन, साइंस। ठीक है, और अथर्ववेद को पढ़कर जो हमने मेडिसिन बनाई, अथर्ववेद को पढ़कर जो हमने मेडिसिन बनाई है, उन मेडिसिन को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? आयुर्वेद के नाम से। क्लियर, आयुर्वेद के नाम से। क्लियर, तो अथर्ववेद को पढ़कर जो हमने मेडिसिन बनाई है, क्योंकि अथर्ववेद टोटली डिस्कस करता है किसके बारे में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में और मेडिसिन के बारे में। अब जो हमने मेडिसिन वहां से पढ़कर सीख ली, उन मेडिसिन को कहा गया आयुर्वेद। और आयुर्वेद जो वर्ड है वो किससे डिराइव किया गया? अथर्ववेद से। इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है हमारा? ऋग्वेद। इस पर फोकस आप रखिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। The golden age of ancient India was during। गोल्डन एज किसको कहा जाता है? गोल्डन एज एंशिएंट इंडिया का किस टाइम पीरियड को कहा जाता है? मगध एम्पायर, गुप्ता एम्पायर,
मॉडर्न एम्पायर एंड द राजपूत एम्पायर। तो बच्चों इंडिया का जो गोल्डन एज कहा जाता है जिस पीरियड को, वो उसको कहा जाता है एंशिएंट इंडिया का गुप्ता एज को। क्लियर? गुप्ता एज को। अब गुप्ता एज को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम में बहुत ज्यादा डिस्कवरी हुई, बहुत सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, कॉइन्स को यूज किया गया, कॉइन के बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है ना, ये हमने दिखाया। और गोल्डन गुप्ता एम्पायर का टाइम पीरियड क्या है? 320 AD टू 550 सी, मतलब एडी ही। गोल्डन एज ऑफ इंडिया को इसलिए कहा था क्योंकि इसी टाइम पीरियड में गोल्डन कॉइन को भी डिस्कस किया गया था, गोल्डन कॉइन आए थे। और क्वेश्चन इससे पूछा क्या जा सकता है, मैं आपको बताऊं। सबसे फेमस क्वेश्चन इससे पूछा था किसी भी डायनेस्टी से, वो आता है हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट रूलर, फर्स्ट एंड लास्ट रूलर। तो क्वेश्चन क्या था, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर? तो आप क्या लिखेंगे? श्रीगुप्ता। क्या है? श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। एंड आखिरी रूलर कौन सा है? स्कंदगुप्ता। फर्स्ट रूलर या फाउंडर, फाउंडर भी हम इसको लिख सकते हैं। फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर श्रीगुप्ता एंड स्कंदगुप्ता, मतलब लास्ट रूलर। ये कौन है? लास्ट रूलर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना फर्स्ट रूलर कौन है? श्रीगुप्ता। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर? श्रीगुप्ता भी आ सकता है, और हु वाज द लास्ट रूलर? स्कंदगुप्ता भी आए। ठीक है, आ सकता है। और मॉडर्न एम्पायर का जैसा कि आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य वाज वेरी फेमस रूलर। तो मॉडर्न एम्पायर का कौन है फाउंडर? चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? तो इसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन क्या आया इसमें, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज ड्यूरिंग, किसके टाइम पीरियड में गोल्डन एज था? तो आप क्या लिखेंगे? गुप्ता एम्पायर के टाइम में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ आते हैं। हु इंट्रोड्यूस द कॉइन रुपया? रुपया का जो टर्म है, रुपया, वो किसने दिया था? रुपया का टर्म किसने दिया था? क्वेश्चन ये आता है। तो क्वेश्चन इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी। देखिए शेरशाह सूरी जो है, एक चीज आप याद रखिएगा, अकबर मुगल है, हुमायूं मुगल है, बाबर मुगल है। क्लियर? अकबर मुगल है, हुमायूं मुगल है, बाबर मुगल है, लेकिन शेरशाह सूरी मुगल नहीं है। शेरशाह सूरी किससे बिलोंग करते हैं? सूर डायनेस्टी से। ये तुर्कान तैमूरी है, ये अफगानी है। क्लियर? ये अफगानी है, अफगानी। क्लियर? तो अफगानी रूलर जो थे, जिनको सूर डायनेस्टी कहा था, सूर डायनेस्टी के रूलर थे शेरशाह सूरी। इसने क्या करा था? रुपये के टर्म को दिया था। रुपया का जो टर्म है वो किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आता है कि जीटी रोड को किसने कंस्ट्रक्ट कराया था? जीटी रोड। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन भी क्या आएगा? शेरशाह सूरी। पुराना किला को दिल्ली में किसने बनवाया था? वो भी क्या है इसका आंसर? शेरशाह सूरी। पुराना किला। ठीक है, पुराना किला। अब क्वेश्चन ऑप्शन में से हम देखें, इनसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? तो कौन है? बाबर। क्लियर? बाबर। और इसके अलावा हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? ऐसा कौन सा शख्स है जो रियल फाउंडर, असली फाउंडर है मुगल एम्पायर का? डेट इज अकबर, है ना। क्योंकि बाबर के बाद में हुमायूं गद्दी पर बैठे, बाबर ने 5 साल हुकूमत करी, 5वें साल तो डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद में अकबर हुमायूं गद्दी पर बैठे, हुमायूं ने 10 साल रूल किया। 10 साल रूल करने के बाद में बैटल ऑफ चौसा हारे शेरशाह सूरी से, और बैटल ऑफ कन्नौज हारे किससे? शेरशाह सूरी से। दोनों लड़ाइयां हारने के बाद ये तो चले गए ईरान, और फिर इंडिया पर रूल किसका हुआ? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का जो रूल था वो 1540 से लेकर 45 तक 5 साल रूल किया। इसके बाद में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन इसका सही आंसर क्या है? शेरशाह सूरी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शेरशाह सूरी की पिक्चर है, ये है शेरशाह सूरी। बहुत ही ग्रेट रूलर। अगर शेरशाह सूरी की आप समझ लीजिए कि हुमायूं जैसे शख्स को हराना, क्योंकि बाबर ने 4 साल में 4 लड़ाइयां लड़ी थी हिंदुस्तान के अंदर। बैटल ऑफ पानीपत है, बैटल ऑफ खानवा है, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा, बाबर ने लड़ी थी।
लेकिन उसके बाद में उसके बेटे को हराना, बैटल ऑफ चौसा में भी हराना, बैटल ऑफ कन्नौज में भी हराना, और वो भी बड़ा कारनामा था। और इसका जो असली नाम था बच्चों, वैसे असली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसका रियल नेम क्या था, तो रियल नेम शेरशाह सूरी का था फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। ये हसन खान के बेटे थे। और इनका मकबरा कहाँ है? ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि मकबरा कहाँ है, तो आप क्या लिखेंगे? सासाराम में है। क्लियर? सासाराम में इनका मकबरा है, टॉम है। और सासाराम कहां पड़ता है? बिहार में। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी? तो सूरी डायनेस्टी को जो फाउंडर थे वो कौन है? शेरशाह सूरी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। एबोलिशन ऑफ सती वाज वन ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय, है ना, कि सती को एबोलिश करना, सती को एबोलिश करना, ये किसने सती को एबोलिश किसने किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, कौन था जो ये एक्ट लेकर आया था कि हम सती को एबोलिश करते हैं? पहले मैं समझता हूँ सती क्या है। देखिए, सती ये होता था कि जब किसी एक बच्चे की शादी हो गई है और उसके पति की डेथ हो गई, अब जब उसके पति की डेथ हो जाती थी और बच्ची विधवा हो गई, तो विधवा को कोई काम नहीं है, उसको भी जिंदा जला दो। किसके साथ? उसके पति के साथ में। तो पत्नी को जिंदा जला दिया करते थे पति के साथ में, लड़की को जला दिया करते थे। अब लड़की जीते जी मर जाती थी, मतलब वो टोटली किस पे डिपेंड थी? अपने शौहर की जिंदगी पर। अगर उसके पति की डेथ जिंदगी है तो वो भी जिएगी, और उसके पति की जिंदगी नहीं है तो वो भी नहीं जी पाएगी। मतलब सती कर दिया करते थे किसी भी लड़की को। अब हुआ ये कि बहुत बड़ा सोशल लेवल था, बहुत मतलब काफी लड़कियों की जान गई। राजस्थान के अंदर एक ही साल में 600 लड़कियों को सती किया गया था उस ईयर में। तो हुआ ये कि इस सती के बारे में सबसे ज्यादा सोचा किसने? राजा राम मोहन रॉय। क्लियर? राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया। ये राजा राम मोहन रॉय है, इंडिया के सोशल रिफॉर्मर, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर। चाइल्ड मैरिज को इन्होंने बंद कराया था, पॉलीगॉमी को इन्होंने बंद कराया था, मतलब काफी चीजों को इन्होंने बंद कराया। औरतों के लिए काफी ज्यादा काम किया इन्होंने, यानी वुमेन एजुकेशन पे भी काम करने की बात कही इन्होंने, वुमेन को भी एजुकेशन लेने का अधिकार है, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने काफी ज्यादा उस पर स्ट्रगल किया और इसको फिर एबोलिश किसने किया? ठीक है ना? तो इसको एबोलिश किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक है। और कब किया था? क्वेश्चन देखो क्या आएगा कि एबोलिशन ऑफ सती कब की गई थी, तो आप क्या लिखेंगे? 1829 में। क्लियर? 1829 में सती को एबोलिश कर दिया गया था इंडिया के अंदर। किसने किया था? क्वेश्चन पूछेगा किसने किया था, तो आप क्या लिखेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। क्लियर? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको सती मतलब सती को एबोलिश किया था। और क्वेश्चन आ जाता है कब किया था, तो आपके लिखेंगे 1829 में किया था। अब ऑप्शन क्या है? जैसे लॉर्ड वेलेस्ले, तो लॉर्ड वेलेस्ले किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लिखेंगे लॉर्ड वेलेस्ले ने सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था ना, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस को इसने इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 1798 में किया था, 1798 में डिस्कस किया था। इसके बाद में आता है तो हाँ, एक क्वेश्चन और इससे कि लॉर्ड वेलेस्ले ने सब्सिडरी अलायंस को डिस्कस किया था, और सब्सिडरी अलायंस को कब किया था? 1798 में किया था। ऐसी कौन सी स्टेट थी सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस के थ्रू आई थी, है ना? तो वो हैदराबाद थी। ठीक है? हैदराबाद निजाम ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिशर्स के साथ में किया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड हेस्टिंग ने एक रैयतवादी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है ना? जानते होंगे आप रैयतवादी सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया था। कब किया था? 1826 में इसको इंट्रोड्यूस किया। फिर इसके बाद में आता है लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग के वक्त में एंग्लो सिख वॉर हुई थी। क्लियर? एंग्लो सिख वॉर हुई थी। कब हुई थी? 1845 में। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या है? एबोलिशन ऑफ सती कब हुआ है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में। क्लियर? कब होगा? 1829 में। क्लियर? इसके लिए किसने स्ट्रगल किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। ही वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स, है ना? तो इस तरह से देखिए सती कर दिया करते थे, है ना? ये उसके शौहर की डेथ है, ये शौहर इसका हस्बैंड है
है ना, ये इसका हस्बैंड है, ये वाइफ है। अब इसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो इसको भी सती कर दिया करते थे, है ना, इसको भी ये लोग सती कर दिया करते थे। खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च इन, खिलाफत मूवमेंट को कब लॉन्च किया गया था, कौन सी ईयर? तो खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 1919 में। क्लियर? 1920 में अपने पीक पर था। क्लियर? 1920 में अपने पीक पर था, मूवमेंट था, और 1920 में कॉल ऑफ कर दिया गया था। क्लियर? 1922 में इसको कॉल ऑफ कर दिया गया था, और 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी। क्लियर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया था, पहले उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, खिलाफत मूवमेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने देखा कि एक तरफ तो डेमोक्रेटिक पावर्स थी और दूसरी तरफ मोनार्की थी। एक तरफ तो यूएसए, यूके, रशिया वगैरह थे, दूसरी तरफ आपके टर्की ओटोमन एम्पायर था। जब टर्की ओटोमन एम्पायर उस प्रथम विश्व युद्ध को हार गया, हारने के बाद में जो वहां का जो रूलर था वो खलीफा हुआ करता था, खलीफा। इस चीज को आप समझिए, कौन था? खलीफा। और ये मुसलमानों का स्पिरिचुअल लीडर भी थी। क्लियर? स्पिरिचुअल लीडर भी था। अब हुआ ये कि खिलाफ मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद में एक तो ओटोमन एम्पायर को काफी हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दूसरा यह था कि स्पिरिचुअल लीडरशिप खलीफा को एबोलिश कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसको खत्म कर दिया गया कि अब कोई खिलाफत, कोई खलीफा नहीं होगा। उसके अगेंस्ट अब किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने। किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने। अब इंडिया के अंदर कौन था? ब्रिटिशर्स। इंडिया के अंदर कौन था? ब्रिटिशर्स। अब इस के अगेंस्ट की मतलब आप ब्रिटिशर्स ने खिलाफत को खत्म कर दिया है, ब्रिटिशर्स ने खलीफा को खत्म कर दिया, खलीफा की पावर को खत्म कर दिया है, और इसको दोबारा से दोबारा से बनाया जाए और दोबारा से खिलाफत को तैयार किया जाए, इस तरह का मूवमेंट चलाया था। किसने? मोहम्मद अली जौहर ने। सही है? मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत मूवमेंट क्यों किया था? क्योंकि जो स्पिरिचुअल लीडरशिप थी वो खत्म हो गई थी। स्पिरिचुअल लीडरशिप जो थी वो खत्म हो गई थी, और स्पिरिचुअल लीडरशिप क्या थी? खलीफा की। क्लियर? तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था मोहम्मद अली जौहर ने, इसके अगेंस्ट। अब मोहम्मद अली जौहर है कौन? ठीक है ना? तो ये दो भाई थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया, एक थे मोहम्मद अली जौहर और एक थे शौकत अली जौहर। उनकी मां जो थी बीअम्मा, उनका भी अच्छा पार्टिसिपेशन इस पर रहा। तो मोहम्मद अली जौहर एंड शौकत अली जौहर, इनको अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अली ब्रदर्स। और दूसरा इनको जौहर ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है, जौहर ब्रदर्स, अली ब्रदर्स एंड जौहर ब्रदर्स, इन दो नाम से भी इनको जाना जाता है। या तो आप अली ब्रदर्स, क्वेश्चन आता है कि खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, तो अली ब्रदर्स, और क्वेश्चन स्टार्ट खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, तो इसमें जौहर ब्रदर्स भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किसने किया, तो अली ब्रदर्स या जौहर ब्रदर्स। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि मोहम्मद अली जौहर भी ऑप्शन में आता है। मोहम्मद अली जौहर की पैदाइश कहां हुई, पैदा कहां हुई? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। एएमयू के एंट्रेंस में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि मोहम्मद अली जौहर कहां पैदा हुए थे, तो आपके लिखेंगे रामपुर। क्लियर? रामपुर में ये पैदा हुए थे, और इनकी डेथ कहां हुई थी? लंदन में, है ना। बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है कि इनकी डेथ कहां हुई थी? लंदन में। और इनको दफन कहां करा गया था? ये बरीड कहां पर है? तो ये बरीड है जेरूसलम में। ठीक है? जेरूसलम में दफन किए गए थे। मोहम्मद अली जौहर मोहम्मद अली जौहर कहां पैदा हुए थे? रामपुर में। और इनकी डेथ कहां हुई थी? लंदन में। क्लियर? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी उस दौरान ये गए थे वहां पर। तो खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? मोहम्मद अली जौहर ने। इनको अली ब्रदर्स, दो भाई थे, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर। इनको अली ब्रदर्स के नाम से भी जानता है, जौहर ब्रदर्स के नाम पे भी जाना जाता है। और ये कहां पैदा हुए थे? रामपुर में। और कहां डेथ हुई है इनकी? लंदन में। और इनको दफन कहा गया है जेरूसलम में। क्लियर? ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, इनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं।
ठीक है। और फिर बाद में ये एक 1919 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ और 1920 में जो है नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक हो गए थे। गांधी जी और मोहम्मद अली जौहर दोनों एक साथ अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे थे, दोनों एक साथ हो गए। और इसमें एक बहुत बड़ी टीम इनके साथ में तैयार हुई, जिसमें आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और आपके हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, ग्रेट फ्रीडम फाइटर, सब लोग एक साथ आ गए और ये पूरे मूवमेंट को लोग चलाने लगे। क्लियर, ये पूरा मूवमेंट इन लोगों ने चलाया और इसीलिए इस मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट कहा गया। लेकिन जब महात्मा गांधी ने पूरे मूवमेंट को नॉन वायलेंस के तरीके से चलाया, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को, और फिर 1922 में उसको कॉल अप कर दिया बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। क्लियर, ये खिलाफत मूवमेंट के ये लीडर थे। द थ्री मेन फाउंडेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया, सबसे पहले थे मोहम्मद अली जौहर, है ना, दूसरे थे शौकत अली जौहर एंड तीसरे थे, मैंने आपको बताया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। और मोहम्मद अली जौहर तो नेशनलिस्ट लीडर हैं और शौकत अली जौहर भी नेशनलिस्ट लीडर हैं। एंड दोनों ही बच्चे, एक चीज आपको बताऊं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे ना, एएमयू के स्टूडेंट थे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। एएमयू ने काफी बड़े फ्रीडम फाइटर्स दिए हैं, काफी बड़े फ्रीडम फाइटर्स इन लोगों ने दिए हैं एएमयू ने। तो ये एएमयू के स्टूडेंट थे और एएमयू का बहुत बड़ा रोल प्ले रहा है इसमें खिलाफत मूवमेंट में। मतलब हसरत मोहानी भी एएमयू के स्टूडेंट रहे थे, हकीम अजमल खां का भी कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक था। एंड तीसरे थे अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत ही बड़े पर्सनैलिटी थी। क्यों? क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद एक तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर और 14 साल की उम्र में न्यूज़पेपर लिख रहा है बंदा, अल बलाग, अंग्रेजों के खिलाफ लिख रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री, और इन्हीं के नाम पर, ये भी मैं आपको बता दूं, एक डे मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है, कब मना? इनके बर्थडे पर मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द पल्लव, है ना। पल्लव की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? तो पल्लव की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी बच्चों, वो दो लैंग्वेज थी, एक बात याद रखिएगा। एक तो थी प्राकृत, अब इसमें प्राकृत तो ऑप्शन में है ही नहीं, और दूसरी थी संस्कृत। और पल्लव जो है वो पल्लव डायनेस्टी, बेसिकली ये सदर्न इंडिया की डायनेस्टी है, ठीक है, सदर्न इंडिया की डायनेस्टी। तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? संस्कृत, ठीक है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? संस्कृत, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, इनको आज हमने डिस्कस किया आपके साथ में, और ये क्वेश्चन आपके बड़े हेल्पफुल रहेंगे। पॉलिटी और हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है ना, पॉलिटी एंड हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर थे, और उम्मीद करता हूं ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे।